क्या हाल बच्चों? तो कैसे हो आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि भाई साहब ये जो स्प्रिंट सीजन है ना, आपके लिए सर्दियों में गर्मी का काम करेगा। आपके पास जितने डाउट्स हैं इस चैप्टर से लेके और आने वाले कई चैप्टर्स तक, जो चैप्टर्स जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन में केवल इसी चैप्टर के लिए आप डाउट्स बताएंगे या हमसे पूछेंगे। आपका जो मन में विचार आए, जो आपके डाउट्स हैं, आप पूछिए, क्योंकि हमारा काम है उन डाउट्स को सॉल्व करना। और उम्मीद करता हूं कि आपकी सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स जो है ना इस चैप्टर के आज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज का जो चैप्टर है मैं आपको बता दूं, चैप्टर के नाते ना देके एक समस्या के तौर पर, एक प्रॉब्लम के तौर पर आप इसको रीड करना और अपने आप को एक कनेक्ट करना इंडिया के इस बड़े बिगेस्ट चैलेंज से जो आज तक चल रहा है। जब इंडिया आजाद था तब भी ये प्रॉब्लम चलती आई। इंडिया आज डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़ते बढ़ते और आगे हम डेवलप की तरफ जब जाएंगे तब भी शायद ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंडिया में रहने वाली ही है। इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला। तो आज हम इस चैप्टर में बहुत सी बातों को समझेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहार अपने इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि चैलेंज केवल ये नहीं है, चैलेंज ये भी है कि हर चैप्टर को समझ के उसको इस तरीके से सुनना होता है, इस तरीके से पढ़ना होता है कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछे। क्योंकि एक चीज श्योर है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट के अंदर ही आने वाला है, एनसीईआरटी से बाहर से नहीं पूछते। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर आप जानते हो, जैसे बच्चों, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। कलर बदल लेते हैं भाई साहब, लाल कलर जो वैसे दिखता नहीं है। सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज की बात करें तो क्यों है पॉवर्टी एक चैलेंज, आपको ये एक चीज समझनी होगी। पॉवर्टी है क्या, आपको यह समझना होगा। इस चैप्टर में आप एक वर्ड पढ़ोगे, पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक लाइन होगी, गरीबी रेखा, गरीब रेखा। उसका क्या मतलब है? क्या जो हमारे यहां पे कैलोरीज मेंटेन की गई है कि भाई साहब इससे नीचे गरीबी है, इससे ऊपर तो सब कुछ ठीक है, क्या वो वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है? क्या उसको सब लोग मानते हैं या वर्ल्ड में कोई और वैल्यू रखी गई है? गरीबी के लिए कुछ आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे। आप इस चैप्टर में देखोगे, मैं आपको सिर्फ 2 कहानियां बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में 2-3 कहानियां दे रखी, 3 कहानियां दे रखी हैं, बट गरीबी को समझने के लिए एक कहानी इनफ है। बट चलो हम फिर भी 2 कहानी समझेंगे, एक शहर की गरीबी और एक गांव की गरीबी। सो अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना, उसको देख लेते हैं एक बार। दूसरे भी रखने पड़ेंगे भाई। सो आपके सामने सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन। गरीबी का मुझे ऐसा लगता है, अगर गरीबी की परिभाषा मुझे देनी हो तो मैं कोई नई परिभाषा देने वाला हूं, नई डेफिनेशन नहीं देने वाला हूं। पॉवर्टी को आप सब लोग अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग इस समय अगर कभी रोड पे निकलोगे, क्योंकि भाई हम तो सुबह यहां आ जाते हैं फिर शाम को निकल रहे हैं। सो अगर आप लोग कभी स्कूल जाते होंगे, कभी कॉलेज जाते होंगे, कभी मदर फादर के साथ जाते होंगे, तो आपने गरीबी को ऑब्जर्व किया होगा। किन किन फॉर्म्स में किया होगा यह भी आप समझ सकते हो। पॉवर्टी को केवल यह नहीं देखते कि एक रोड पे बैठा गरीब आदमी बैठा है सड़क पे, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो गरीब है, बिल्कुल गरीब है। जिस इंसान के बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं वो भी गरीब है। हॉस्पिटल जाओगे तो जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो भी गरीब है। जिन लोगों के पास 2 वक्त का खाने के लिए खाना नहीं है वो भी गरीब है। जिन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है वो भी गरीब है। जिन लोगों को शरीर में मेल न्यूट्रिशन की शिकायत है वो भी गरीब है। और जिन लोगों को इस सोसाइटी में सोशली इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है वो भी गरीब है। तो गरीबी की परिभाषा केवल पैसों से नहीं है। गरीबी को, पॉवर्टी को थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में अगर हम देखें तो बेसिक एमिनिटीज का लैक होना, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होना, सोशली इकोनॉमिकली इक्वल ट्रीटमेंट ना मिलना एंड उनको डिसरिगार्ड करना। जो रिच कम्युनिटीज हैं
रिच पीपल हैं, अगर पुअर पीपल को, पुअर कम्युनिटी को डिस्कार्ड करते हैं, दैट मींस वो गरीबी के शिकार हो रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात कर ले। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस में पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम अपनी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में हम गरीबों से सामना करते हैं, गरीबों से सामना करते हैं, पॉवर्टी का सामना करते हैं। जैसे कि बात करें तो लैंडलेस लेबर, एक ऐसा लेबर जिसके पास जमीन नहीं है, तो इसका मतलब वो दूसरों की जमीन पे काम करता होगा, बदले में उतना पैसा नहीं मिलता होगा जितना उसे मिलना चाहिए, वो लिबर्टी नहीं मिलती होगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। गांव में फिर वो गरीबी है। चाइल्ड वर्कर, कोई बच्चा अगर घर से निकल के काम कर रहा है, इसका मतलब उसके घर में पॉवर्टी है, क्योंकि जिस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो वर्क कर रहा है, दैट इंडिकेट्स कि उसके घर में पॉवर्टी है। झुग्गीज इन सिटीज, झुग्गी आप सभी जानते हैं इस टर्म को भाई साहब। झुग्गी में कौन रहता है? कोई पैसे वाला, कौन सी ऐसी झुग्गी है जिसके सामने मर्सिडीज खड़ी हो, रोज आदमी झुग्गी से निकलता हो और मर्सिडीज में बैठता हो, आईफोन यूज करता हो, मैकडी में खाना खाता हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। झुग्गी में वो रहता है जिसके पास अपना रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता है, अपना घर नहीं होता है, पक्का घर नहीं होता है, वो गरीब है। भिखारी आप सभी जानते हो भाई साहब, रोडों पे आपको रेगुलर बेस पे मिल जाएंगे भाई, आपको रोज दिखते होंगे। भीख अपने शौक से नहीं मांग रहे हैं, कोई स्किल नहीं है उनकी भीख मांगने की, गरीबी है उनके पास इसलिए भीख मांग रहे हैं। डेली वेजेस वर्कर्स, जो रोज वर्कर दिहाड़ी पे काम करता है, वो भी गरीबी का शिकार है, उसमें भी पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी। जो लोग रोज इंप्लॉय बन के जाते हैं, परमानेंट 30 दिन काम करते हैं, फिर सैलरी मिलते हैं, वो इस कैटेगरी में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि उनकी जॉब सिक्योर है और उनको एक टाइम पे फिक्स सैलरी मिल जाएगी। पर डेली वेज वर्कर को क्या है, आज काम मिला कल नहीं मिला, तो काम की भी यहां पे जो है श्योरिटी नहीं है, तनख्वाह तो दूर की बात है। कंपटीशन गरीबों में ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक आदमी 100 पे काम कर रहा है, दूसरा 90 पे भी करेगा। सो ये बेसिकली सारे एग्जांपल्स आपको देख लिए कि गरीबी किस किस में कहां कहां आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा भी और भी जगह मिलती है। सो अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्पल की भाई, तो आपके यहां बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस पर भी हम आ रहे हैं। अगर इंडिया के डाटा की बात करें तो पहले का डाटा यानी कि यह कहता है कि एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, हर 5वां व्यक्ति गरीब है हिंदुस्तान में। बट अभी का डाटा क्या कहता है कि 4th हो गया। अब गरीबी को थोड़ा सा, पॉवर्टी को थोड़ा सा कम किया है हमने, बट इतना नहीं कर पाए जितना चाइना ने कर दिया। 0.06% के आसपास आ चुके हैं शायद। सो इंडिया की पॉलिसीज को इस तरीके से गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। बिकॉज गरीबी को मिटाने का तरीका सिंपल सा एक है, अगर सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी टू असेस रिसोर्सेज, तो गरीबी को आप रिकवर बहुत जल्दी कर पाओगे। आपने एक बात तो सुनी होगी कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो जो वाइड डिस्पैरिटीज हैं बिटवीन रिच पीपल एंड द पुअर, क्यों हो रही है? बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास पैसा देखने को भी नहीं है। सो एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, नाउ 4th हो गए हैं, हर 4 पर्सन है। दैट मीन्स अगर 5th की बात करूं तो 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी एज पर द डाटा ऑफ 2011 एंड 12। 2011 और 12 का सर्वे के अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई साहब हर 5वां व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीब है। इसका मतलब 27 करोड़ लोग जो है वो गरीब है। प्रेजेंट की बात करूं तो वो 25% हो चुका है। गरीबी को बहुत कम डाटा से हम जो है ना उसको खिसका पाए हैं, कम कर पाए हैं। इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पॉलिसीज तो हिंदुस्तान में बहुत बनती हैं और इसे शायद एक गवर्नमेंट तैयारी करने वाला बच्चा आसानी से समझ सकता है कि उसे इतना डाटा पढ़ना पड़ता है, इतनी स्कीम्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं कि वो करते करते कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें क्या एम थी। बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें, जमीनी स्तर पर देखें,
तो उन पॉलिसीज के जो इंपैक्ट हैं वो ना के बराबर पहुंच रहे हैं। अगर जितनी पॉलिसीज बनी है कायदे से सही राइट वे में इंप्लीमेंट होती, राइट स्ट्रेटेजी के साथ होती और राइट पर्सन पे उसका इंपैक्ट होता, तो गरीबी मिट गई होती। एक तरफ हम कहते हैं इंडिया में सोने की कमी नहीं है, अरे मैं कह रहा हूं सोने नहीं, सोने की कमी हो गई इंडिया में। लोगों के पास सोने के लिए घर नहीं है। सोने की बात नहीं कर रहे हैं, सोना मींस गोल्ड अलग होता है, सोना मींस स्लीपिंग अलग होता है। लोगों के पास सोने के लिए घर नहीं है, तुम सोने की बात कर रहे हो। सो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा डीप इंपैक्ट के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा किस किस को लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। 2 टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ पॉवर्टी आप पढ़ोगे। आप मेरे पीछे रंग बिरंगा देख रहे हो, मेहनत लगती है इसको रंग बिरंगा बनाने में। जब चैप्टर मजेदार हो तो काम और अच्छे से होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आप एक कहानी पढ़ रहे हो किसकी, राम शरण भाई साहब की। ये जो राम शरण भाई साहब हैं इनकी कहानी मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में भी दे रखी है ये कहानी। और कहानी कुछ ऐसी है कि चाहे वो शहर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, चाहे वो गांव का एग्जाम्पल दिया है, दोनों में गरीबी को इस कदर दिखाया है कि बेसहारा, लाचार, मजबूर आदमी करके दिखाया, बिल्कुल गरीबी से भी गरीब कर दिया इन्होंने। सो अगर मैं बात करूं राम शरण की, इस पे पूरी कहानी आपकी लिखी हुई है। राम शरण जो कि 30 साल का व्यक्ति है, 30 इयर्स ओल्ड, डेली वेज वर्कर है, एक आटा चक्की मिल में काम करता है और जो मिल है वो झारखंड में है। 30 साल का व्यक्ति आटा चक्की मिल में काम करता है, झारखंड में मिल है, 1500 रुपए पर मंथ कमाता है। भाई क्या है 1500 रुपए, कुछ भी तो नहीं है। 1500 रुपीज पर मंथ। अब परिवार सुन लो, वाइफ और 4 बच्चे और 5वां खुद। सो दैट मीन्स मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन। 1500 रुपए में अपनी घरवाली है, 4 बच्चे हैं, तो इसका मतलब पैसा पूरा नहीं है। इट इज नॉट इनफ टू सस्टेन। दैट मीन्स बच्चों के बीच में भी अगर आ जाऊं तो बच्चों में भी बच्चे जो है 6 महीने से लेकर 12 साल तक के हैं। और दुख की बात यह है कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। नो वन इज गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा रहा है। और प्रेशर सुनो, बीवी, बच्चे और बूढ़े मां बाप जो रामगढ़ के गांव में रहते हैं और डिपेंड किस पे, राम शरण और उसके भाई पर जो कि हजारीबाग में रहता है। यानी कि अपने पैसे 1500 से अपनी बीवी, अपने बच्चे पालने हैं, अपने फादर को भी पैसे भेजने हैं। वाइफ का नाम शांता देवी है। बीवी ने ठाना कि पति की मदद की जाए तो वो भी कुछ कमा लेती है और कमाने का जो पैसा है वो 800 रुपए कमाती है। क्या हो रहा है इससे, पार्ट टाइम मेड का काम करती है। बड़ा बेटा चाय की दुकान पे काम करता है और 300 रुपए तक कमा लेता है। बट याद रखें कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है। किसी के स्कूल ना जाने का रीजन है गरीबी। छोटे घर में रह रहे हैं, कच्चे हाउस में रह रहे हैं, एक रूम पे रेंट में रहते हैं, रीजन है गरीबी। इनके लिए जूते खरीदना एक लग्जरी चीज है। इतनी गरीबी है कि जूते को खरीदने के लिए अपने आप को लग्जरी मान रहे हैं उसको, कि जूता खरीद लिया तो हम अमीर मान लेंगे अपने आप को, थोड़ा पैसे वाला मान लेंगे मतलब। और पुराने कपड़े, फटे फुटे कपड़े एकदम, वो भी जब बदले जाएंगे जब वो पहनने लायक नहीं बचेंगे। अब आप इससे पॉवर्टी का एस्टीमेट लगा सकते हो कि राम शरण की जिंदगी में गरीबी कितनी ज्यादा है। इतना बड़ा परिवार और इतने से रुपए। नए कपड़े भी तब आएंगे जब पुराने फट जाएंगे या पहनने लायक नहीं बचेंगे। जूता तो बहुत दूर के सपने हैं। तो ये गरीबी का एक एग्जाम्पल आपने देखा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में भाई साहब। दूसरा एग्जाम्पल है आपका लखा सिंह का। अब इनकी गरीबी सुनो। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव में रहते हैं भाई, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। अब गांव का इंसान है तो खेती में इन्वॉल्व तो होगा ही, सो दूसरे की जमीन पे काम करना है। तो बड़े बड़े किसानों की जमीन पे काम करते हैं और 50 रुपया पर दिन का कमाते हैं। मुझे बताओ 50 रुपए पर डे से ज्यादा तो आज शहर का एक बच्चा अपने बर्गर पिज्जा में उड़ा देता है। ये भी छोड़ो, रिचार्ज करके 5G का रिचार्ज करके इससे ज्यादा उड़ा देता है। तो आप गरीबी समझ सकते हो।
सो लखा सिंह की फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स है, 8 लोग। इसलिए जिंदगी को जीना थोड़ा यहां पे मुश्किल है, डिफिकल्ट टू मैनेज। 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, कच्चे घर में रहता है, घर की महिलाएं चारा काटने और खेतों में कटाई का काम करती हैं। फादर टीबी की बीमारी से मर चुके हैं, मां को टीबी की बीमारी है, और वो जब से कमा रहा है, जब से 10 साल का था भाई। लखा सिंह 10 साल की उम्र से कमाने लग रहे हैं। इनके लिए नए कपड़े केवल साल में एक बार आ पाते हैं, और इनके लिए जैसे रामशरण के लिए जूते बहुत लग्जरी थे, तो इनके लिए साबुन और तेल जो लग्जरी चीजें हैं। अब आप समझ सकते हो, किसी के लिए जूता खरीदना एक अमीरपन की निशानी दिखा रहा है कि भाई साहब मैंने जूते खरीद लिए तो मैं अच्छी अपनी जिंदगी जी रहा हूं। किसी के लिए साबुन तेल खरीदना तक भारी पड़ रहा है। तो आप सोच लो, ये तो कुछ एक एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो एक वक्त खाना खा के दूसरे वक्त के लिए खाना नहीं जुटा पाते हैं, वो भूखे बेचारे अपना सोते हैं, जिंदगी को सरवाइव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो घर का खाना नहीं खाते हैं, पर होटलों में जाकर 10-10 हजार 20-20 हजार के फटाफट खाने खा जाते हैं केवल एक वक्त के खाने में। आप गरीबी का अंदाजा लगा सकते हो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज रिच के पास बहुत पैसा है, अमीरों के पास बहुत पैसा है, और गरीब के पास तो पैसा देखने को ही नहीं है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। गरीबी से क्या क्या, गरीबी से मतलब जो गरीबी के कारण है अगर मैं देखूं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। लैंडलेसनेस, जमीन की कमी। गांव का आदमी इसलिए गरीब दिखा आपको क्योंकि उसके पास जमीन नहीं थी। इलिटरेसी, रामशरण के बच्चे इसलिए ठेले पे काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, मां बाप के पास तो नहीं बेच पा रहे, तो भाई अपने अनपढ़ रह गए। रामशरण का बेटा चाय के ठेले पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता कुछ और नौकरी मिलती। या फिर मैं और बात करूं, हमारे देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है भाई साहब। साइज ऑफ फैमिली इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। क्यों है? बड़े परिवार, जो व्यक्ति एक जमाने पे 10,000 रुपए कमाता था, 2 लोग थे तो एक के हिस्से में 5,000 आए, आज 2 से 5 हो गए, तो एक के हिस्से 1,000 आया, 5 के 10 हो गए, 500 आए, तो घट रहे हैं। साइज ऑफ फैमिली, जितने ज्यादा लोग घर में उतनी ज्यादा गरीबी आपको देखने को मिलेगी, उतनी कम प्रॉस्पेरिटी उस घर में जाएगी, उतनी ही एस्पिरेशन, विशेस, डिजायर्स, इच्छाएं उस घर के बच्चों की कम होंगी। इसलिए कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का रीजन ये नहीं है कि सरकार आपको ये कह रही है कि भाई साहब बच्चे कम पैदा करो, अपने इंटरेस्ट को मत बनाओ। सरकार ये चाहती है कि आपके पास जो रिसोर्स है वो अच्छे से पढ़ लिख जाए। भाई आप मां बाप के नजरिए से सोचो ना कि आप क्या चाहते हो। जो आपने बच्चा पैदा किया है, क्या वो सड़कों पे ऐसे घूमे भीख मांगते हुए? क्या उसको अच्छी एजुकेशन का राइट नहीं है? क्या उसको अच्छी जॉब का राइट नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बहुत डेवलप बने, आपका नाम ऊपर करे? आप 4 बच्चे क्यों कर रहे हो? इसलिए तो कह रहे हैं 2 करो, सरकार भी हेल्प करेगी, आप भी अच्छे से खिला पिलाओगे उन्हें। वरना आपको पता ही भाई आजकल कपड़े कितने महंगे होते जा रहे हैं। एक शर्ट और पैंट कम से कम 2,000 का, 4 बच्चे 8,000 हो गए, आप 15,000 कमाते हो। अब सोच लो कैसे होगा। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर। हमारे यहां बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे टी फैक्ट्री में, मार्केट में, शॉप पे, माइंस पे, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में गरीबी है। वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि 100 रुपए 200 रुपए तू तो लाएगा, कुछ तो लाएगा, जाओ। पुअर हेल्थ, लोग शरीर से क्यों जूझ रहे हैं? अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे में इलाज कराता। बिकॉज क्या है कि मैं तो रिच हूं, बट मेरे पास पैसा नहीं है। मैं यहां तो सरकारी हॉस्पिटल में जाऊंगा, और सरकारी हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट होता है इसे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हेल्पलेसनेस। बेसहारा जो लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका इसीलिए कोई नहीं होता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एक भिखारी के पास रोड पे अगर कल को लॉटरी लग जाए, 10 बेटे खड़े हो जाएंगे, ये मेरा बाप है। पैसा रिश्ते बनाता है, पैसा आपको मेंटेन रखता है कि भाई साहब हाँ आप सरवाइव कर रहे हो, आप जिंदा हो। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा तिल तिल के करके मर रहा होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। सपने फटाफट टूटते हैं।
सो ये सारे रीजन है बच्चों जो पॉवर्टी को बताते हैं कि हां भैया पॉवर्टी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बेसिक सा है ना। दो एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट बात पे। पॉवर्टी की अगर और चीजें की बात करें, पॉवर्टी को और जाने कि भाई पॉवर्टी का क्या मतलब है, क्या सेंस है, तो आपने दो एग्जांपल में एक चीज समझ ली है। ये जो दो कहानियां पढ़ी हैं कि पॉवर्टी से क्या क्या इंडिकेट होता है या पॉवर्टी के लिए क्या क्या इंडिकेशन है। हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर एक निशानी है गरीबी की। आपने अभी पढ़ा कि दोनों के पास अपने पक्के मकान नहीं है, रहने के लिए एक जना झुग्गी में रह रहा है, कच्चे हाउस में रह रहा है, गरीबी है। नौकरी दोनों के पास परमानेंट है नहीं, गरीबी है। बेसहारा सी जिंदगी जी रहे हैं, गरीबी है, क्योंकि हेल्पलेसनेस गरीबी की एक पहचान है। When parents are not able to send you school, जब आपके पेरेंट्स आपको स्कूल ना भेज पाए, दैट मीन्स कि उनके पास इनफ पैसा नहीं है, वो गरीब है। पैसा होकर अपने मन से कोई भी मां बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा स्कूल ना जाए। वो हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल जाए, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्या करूंगा इसका। बट जिसके पास है ही नहीं, वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, वो बच्चे को फैक्ट्री भेजेगा, लेबर बनाएगा। सिक पीपल नॉट एबल टू अफोर्ड ट्रीटमेंट, जब एक गरीब आदमी को, जब एक किसी भी व्यक्ति को, गरीब को नहीं, जब एक किसी इंसान को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उस पर ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या है, गरीब है। लैक ऑफ क्लीन वाटर, मेरे पास अच्छा पीने के लिए पानी नहीं है यार, पैसा होता तो मैं भी मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर खरीदता, ऑक्सीजन वाटर खरीदता, O2 पानी खरीदता, जाके हिमालय पर्वत में खींच के वहां पैसा लेके बोलता फैक्ट्री वालों को लगाओ फैक्ट्री और निकालो मेरे लिए पानी, पैसा बहुत है। घमंड नहीं किया, ऐसा कहते, बट नहीं है, इसलिए खराब है। इल ट्रीटमेंट एट एवरी प्लेस, भिखारी है, क्या करेगा, अरे चल चल यहां तेरी एंट्री नहीं है। ये शब्द आपने यूट्यूब पे या अपनी रेगुलर जिंदगी में कई लोगों के मुंह से सुन लिए होंगे। इवन आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा किसी के साथ किया होगा। आपके पास गरीब आदमी आया, अरे दूर हट दूर हट हट, इल ट्रीटमेंट। आपको लग रहा है वो गंदा आदमी है, वो बेगर है, और आपसे चिपट गया तो भाई साहब गरीबी आपको लग जाएगी, यही सोचते होगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके कपड़े ज्यादा गंदे हो सकते हैं, वो 10 रुपए के डिटर्जेंट का ऐड आता है ना, उससे साफ हो जाएंगे, दाग अच्छे हैं, पर जो यहां गंदगी है वो नहीं जाएगी। उसके लिए आपको एजुकेशन को पढ़ने के बाद भी वो अकल नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक आप ह्यूमैनिटी को नहीं पढ़ोगे कि इंसानियत क्या है, तब तक आप ये नहीं समझ सकते। दाग तो डिटर्जेंट से चले जाएंगे, पर जो माइंड में गंदगी है उसके लिए आपको अपने से जो छोटे हैं उनके सामने जो समस्याएं उनको समझना होगा, उन्हें समझना होगा। क्योंकि कहावत है ना, जिस पेड़ पे कोई फल नहीं होते वो तन के खड़ा होता है, और जिस पेड़ पे फल होते हैं वो झुक कर खड़ा होता है। तो जितने आपके फीलिंग्स है, व्यवहार है, आचार है, आपकी एस्पिरेशन है, आपकी उम्मीद है, आपको जो सिखाया अपने माँ बाप ने, अगर वो आपके सही तरीके से गया है दिमाग में, तो आप फिर हमेशा हर एक की इज्जत करके चलोगे, और नहीं गया फिर तो अकड़ते रहो, पैसा और आप। सो बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया क्या है, टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट प्रॉपर्टी। आजादी के बाद से ही हमारे देश का मिशन था कि हमें मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, करोड़ों दो जो लोग हैं, 27 करोड़ आप देख चुकी हो, ऐसे लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। हम 27 तक पहुंच गए, हम 24 तक आ गए, 25 तक आ गए, अभी और बाकी है। बिकॉज स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया टू ब्रिंग आउट 25 मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। इनको भी तो निकालना है, ये भी तो हमारे ही है, कौन सा इनको छोड़ेंगे, कोई रेशियो थोड़ी चलाना अमीर गरीब का। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट है, जो पढ़ाई करते हैं गरीबी के लिए, क्या सोचते हैं। सो यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी आर लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। लोगों का जो आर्थिक सर्वे करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, उनका मानना यह है कि गरीबी को आप जानना चाहते हो तो आप दो बात समझ लो, कि कौन कितना कमाता है और कौन कितना खाता है। अगर कोई व्यक्ति कितना कमाता है तो खाता भी बहुत होगा, कंजप्शन उसकी लेवल अच्छी होगी, गाड़ी होंगी, टीवी होगा, फ्रिज होगा, सोफा होगा, पक्का मकान होगा, ये सब पैसे की निशानी है। मान लो किसी ने अपनी इनकम नहीं बताई,
मैं एक एग्जांपल आपको लाइफ लिविंग का देता हूं, लाइफ जिंदगी का देता हूं। हमारे साथ एक मित्र था, हमारा एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, बहुत पहले की बात है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था द्वारका में, उधर ये स्कूल था। और उस बच्चे से मैडम ने जब एक बार बोला कि पूरी क्लास पिकनिक जाएगी तो आपको भी पैसे देने, पूरी क्लास को एकदम लिस्ट विस्ट करके दे दी कि सबको पैसा जमा करना है, तो आप पेरेंट्स से लाके जमा कर देना पीटीआई को। सब गए, वो नहीं गया। कहता मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते। बोलो चलो ठीक बात है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं कर सकते तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। अब अगले दिन केटीएम की बाइक लेके घूम रहा है स्कूल के बाहर। तो भाई साहब जब आप पे 800 रुपए नहीं थे पिकनिक के लिए, ये 2 लाख रुपए की बाइक कैसे आई? आप स्कूल में आते हो, चुपचाप फोन लेके आते हो, अपने पैंट की पॉकेट में साइलेंट करके रख देते हो। ऐसे स्कूल में कई बच्चे हैं जो फोन लेके आते हैं, और जो बिल्कुल गलत है। अगर आप भी लेके आते हो तो भाई साहब छोड़ दो। शादी के समय शादी अच्छी लगती है, बिना शादी के शादी अच्छी नहीं लगती है। फोन जहां पे होना चाहिए वहीं पर ही अच्छा लगेगा। स्कूल में किताबें और पेंसिल और पेन हाथ में होने चाहिए, फोन नहीं। सो वो लड़का जो है फोन रखता है, केटीएम बाइक रखता है और कहता है कि मैं गरीब हूं। तो बड़ी समस्या वाली बात है भाई साहब, ये कैसी गरीबी है? चलो अपना ही एग्जांपल दे देते हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी का ही बता देता हूं। कहना नहीं चाहिए बट मेरे पास एप्पल के मैंने सारे प्रोडक्ट ले लिए सिर्फ शौक में। मैं भी देखो, मेरे अंदर भी दिल है, मेरी भी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मेरे शौक खत्म हो गए। मैंने भी जैसे दोस्तों को देखा, अच्छा मैक एप्पल की चीजें ये सब होती है, ले ली सारी चीजें। अब ले तो ली, ईएमआई पे ली, कैसे ली, जैसे तैसे करके ले ली। घर वालों से सब लड़ लड़ा के, हाँ भैया दे दो, दुनिया के पास है, हम क्या जिंदगी जी रहे हैं, हम तो गरीब कर दिए, हमारी कोई जिंदगी नहीं है, कोई लिविंग स्टाइल नहीं है। घर वाले ने बोला ले भाड़ में जाओ, दे दी चीजें। अब भाई साहब एक समय पर एक ऐसा काम पड़ गया जब पैसे की सच में ही उन जो खर्चे किए उसके मुकाबले बहुत कम की जरूरत थी, बट नहीं है पैसा। अब मैं किसी सामने वाले से, एक मेरा खास मित्र, उसको बोला तो उसने मुझे एक बात बताई और वो मुझे बात बड़ी चुभी और अच्छी भी लगी। उसने बोला यार तू किसी से भी अगर पैसा मांगेगा भी ना, हालांकि मैं आपको बताऊं पैसा मांगने का क्रेडिट सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत बुरा है, तो मैंने तो सिर्फ उससे डिस्कस कर रहा था। उसने बोला अगर किसी से मांगेगा भी ना तो कोई देगा भी नहीं, वैसे भी बिलीव ही नहीं करेगा। भाई साहब तेरे पास सब कुछ तो है, पल पल सब लेके तो घूम रहा है, तू गरीब कैसे हो सकता है? तो यही कहावत है गरीबी की, कि जो लोगों के पास पैसा है वो कैसे बता देंगे गरीबी। तो जिनके पास इनकम नहीं पता बट कंजप्शन बहुत ज्यादा है तो वो गरीब तो नहीं होंगे। कंजप्शन है तो इसका मतलब पैसा है। आपने एप्पल की चीजें रखी हुई, इसका मतलब आप गरीब नहीं हो। ये कहां से आया? पैसे से आया होगा। तो आई होप आपको ये लाइफ एग्जांपल से पता चल गया कि या तो आपकी इनकम का पता चल जाए या आपके कंजप्शन का पता चल जाए, आप गरीबी को नाप सकते हो। आगे आते हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू। अब पॉवर्टी को थोड़ा बड़े लेवल पे देखते हैं। मेरे पास एप्पल की चीजें होने से मैं अमीर नहीं होता हूं। मैं पीता हूं नाली पानी एकदम बिल्कुल बेकार, क्योंकि मेरे इधर द्वारका में नाले बने हुए हैं सारे, उन्हीं का पानी पिलाया जा रहा है हमें। गंदा पानी आता है एकदम। मेरे पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, मैं अपना इलाज नहीं करा पाता हूं, बट मेरी छाती पे मैकबुक चला रहा हूं मैं अपने बैठ के। डॉक्टर के सामने, डॉक्टर साहब मैकबुक, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करेगा? बोला जा इसको बेच और प्राइवेट में अपना इलाज करा ले, मरने से बच जाएगा। सो इलिटरेसी लेवल मेरे पास, गंवारपन बहुत है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मैं मेडिकल फैसिलिटीज को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूं, पैसा ही नहीं बचा। माल न्यूट्रिशन, मेरे हाथ पांव मुड़ गए, मैं कमजोर हो गया हूं। और लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और मेरे पे पीने के लिए पानी भी नहीं है। कुल मिला के मेरे पास सब कुछ है बट आई एम नॉट एबल टू असेस बेसिक एमिनिटीज। तो मैं किस बात का अमीर? अमीर तब होऊंगा जब ये सारी सुविधाएं होंगी, ये होगा, सब कुछ होगा, मैं हर वो सेक्शन जिसको मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं उसका एंजॉय कर पा रहा हूं, उसे असेस कर पा रहा हूं। दैट मींस मैं पॉवर्टी से ऊपर हूं। तो गरीबी का मतलब पैसा कम होना नहीं है। गरीब वो भी है जो अच्छा पानी नहीं पी पा रहा, गरीब वो भी है जो अपने बच्चों को स्कूल भेज नहीं पा रहा, गरीब वो भी है जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए पैसा ही नहीं उसके पास। तो गरीबी गरीब का छोटा दायरा नहीं है, गरीबी सब बिग स्पेयर, गरीबी एक बड़ा गोला है जिसमें ये सब बातें आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों।
अच्छा लगता है ना, ऐसे नीचे से फटाफट ऊपर आता है, ऐसा लगता है मेरे पीछे बोर्ड ही गिर गया, कई बार तो ऐसा ही हो जाता है। सो एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। दो बातें हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी वल्नरेबल शब्द से बना है, वल्नरेबल शब्द से बना है, यानी कि इसी से ही बना है। वल्नरेबल का मतलब है जिसपे खतरा बना हुआ है, जो खतरे के अलार्म के नीचे बैठा है, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वल्नरेबल टू पॉवर्टी, वल्नरेबल टू डेथ, वल्नरेबल टू डिसीज, बीमारी, गरीबी, किसी चीज के भी आप अटैक के बीच में आ सकते हो। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यह है, चार दोस्त, अमीर दोस्त मुझ जैसे गरीब दोस्त को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते हैं, अपने से बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनके लेवल जो टॉक्स हैं वो बड़ी अलग होती हैं, वो सारे समझ पाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। सो दैट मीन्स कि मुझे सोशली एक्सक्लूड किया गया है इस समाज से, और वो ये दर्शाता है कि मैं गरीब हूं, इसलिए मुझे अमीर अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करता। एंड दिस इज बिकमिंग मोर कॉमन इन प्रेजेंट एरा। बहुत कॉमन सी बात हो गई है, लोग फटाफट इज्जत उतार देते, तेरी औकात ही क्या है। ये जो वर्ड है ना, ये सोशली एक्सक्लूड करता है आपको। सो आते अपने इस वर्ड पे, सोशली एक्सक्लूजन पे आए। सो पीपल हैव टू लिव विद अदर प्योर पीपल्स। लोगों की सोच ये है सोशली एक्सक्लूड में, गरीब को गरीब के साथ ही रहना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों? चलो इसकी चर्चा करते हैं एक बात। गरीब को गरीब के साथ रहना चाहिए मान लिया, तो फिर आप अमीर को अपने घर पे जब काम होता है लेबर का, फिर अमीर से ही करा लो। मानते हो कि नहीं मानते हो? गरीब गरीब के साथ रख लेंगे, हम तैयार हैं। अमीर फिर अमीर के साथ ही रहे और उसी से काम करा। जब अमीर की टॉयलेट सीट लगनी होगी ना, तो अमीर से करवाना। अरबपति को बुलाना, मर्सिडीज में आएगा, अपनी फावड़ा मिस्त्री करस्तर जो निकालना है वो निकाले और सीट लगाए। आपके घर में प्लास्टर करना है, सफेदी करनी है, बुलाओ अमीर को। गरीब को काय को बुला रहे ले? क्यों बुला रहे हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? आपका मतलब की बात है सिर्फ। जब आपका काम पड़ा, गरीब से लिया। जब आपको सोशल स्टेटस दिखाना है, अमीर के साथ बैठ गए। यही तो गड़बड़ है देश में। मैं एक टीचर के नाते मैं इस चीज को बहुत अच्छे समझता हूं कि इंसान को पैसे का दर्द नहीं होता, दिल में दर्द होता है ना, तो वो परेशान होता है। आप एक इंसान को गरीब, वो गरीब है, पर आप उसको महसूस करा रहे हो कि तू गरीब ही रहेगा। क्योंकि आप जब तक किसी को अपने साथ बिठाओगे नहीं, जब तक आप कंधे से कंधा मिला के चलोगे नहीं उसके साथ, तो यार उसे भी कैसे प्राउड फील होगा कि हाँ मेरी भी कोई जिंदगी है। वो ये पैदा होते ही मान लेता है, मैं आज पैदा हूं, कल मरूं, आज मरूं, क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। अमीरों का लाइफस्टाइल ही अलग है, सोसाइटी अलग हो जाती है। वहां गरीब आएगा, चल निकल यहां से। समाज में अमीर अमीर की तरफ जा रहा है, गरीब गरीब की तरफ जा रहा है। यह डिवीजन क्यों? अमीर का काम गरीब से चलता है, पर उसके लिए काम नहीं करता है। थर्ड थिंग, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अमीर को हक है केएफसी में बैठने का, अमीर को हक है मैकडी में जाने का, अमीर को हक है पीवीआर में जाने का, अमीर को हक है नेताओं से मिलने का, अमीर को हक है बड़ी गाड़ियों में बैठने का, अमीर को हक है बड़े बड़े मॉल्स में जाने का। अमीरों के बच्चे आएंगे, उनको सरकारी नौकरी के लिए इंस्टीट्यूट में पढ़ाई, बढ़िया तरीके से पढ़ाई होगी, गरीब के बच्चे को नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों? कौन सा दिमाग कब चमक जाए ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो सकता है गरीब का बच्चा आईएएस बने, और होता भी है। आप डेटा उठा के देखो कि ज्यादातर लोग जो आईएएस बनते हैं उनके फादर क्या करते हैं प्रोफेशनली। आपने सुना होगा किसी रिक्शे वाले का बच्चा, कबाड़ी का बच्चा और बोची का बच्चा आईएएस बने नहीं बने। अगर वो यही सोच रखते अपनी कि अपने मेहनत में स्ट्रगल नहीं करते, तो वो तो यार ऐसे ही रह जाते। सो जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज देयर वेयर पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टेन बेनिफिट्स। यह और खतरनाक तरीका है। डिवीजन के इंडिया में 100 बहाने हैं। कलर, कास्ट,
क्रीड, रेस, गरीबी, हाइट, और भी कुछ अगर होगा तो मुझे पता नहीं है, वरना तो दिमाग तो दर्द हो जाएगा अगर हम ऐसे डिवीजन देखें तो। पर्टिकुलर कास्ट एक गांव में, ऐसा नाम नहीं ले रहा, हर गांव में ऐसा होता है, वही पानी के कुएं का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कास्ट का नहीं करेगा। तू जा दूसरी गांव में, समझ रहे हो इसका मतलब? एक ही गांव में रहने वाले लोग उनसे ही काम कराएंगे और उनसे ही डिवीजन करेंगे। सो ये भी होता है। नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी में आपको बता चुका हूं, खतरे की निशानी है। सो डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ असेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जिन लोगों के पास इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करने के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो खतरे के निशान पर है। भाई साहब, सबकी जिंदगी में दो प्लान होते हैं, प्लान ए और प्लान बी। ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। पर भाई साहब एक बात बताओ, जिनके पास ये नहीं है वो तो खतरे के निशान पर है। मेरी गाड़ी में 4 टायर के अलावा एक स्टेपनी होती है, अगर वो नहीं है तो, ऑल्टरनेट नहीं है तो क्या होगा? खतरे के निशान पर लेके चल रहा हूं। कभी भी गाड़ी के एक टायर पंचर हुआ तो सही करने के लिए कुछ है ही नहीं, रिप्लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो ये भी वल्नरेबिलिटी की निशानी में आते हैं। नेक्स्ट बात करूं, सो इट डिस्क्राइब, यानी कि वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबॉडी। कोविड के समय पे इंपैक्ट होने वाले लोग गरीब ज्यादा थे। रीजन ये था, किसी के पास 100 रुपए हैं, चलो किसी के नहीं, अपने पे आते हैं। मेरे पास सेविंग थी, वो सारी कोविड में निकल गई, मैं सरवाइव कर गया। पर जिन मित्रों के पास, जिन दोस्तों के पास मेरी सेविंग उतनी ज्यादा नहीं थी, वो इंपैक्ट हुआ, उन पे अफेक्ट आया। अगर एक और वेव आई तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा और वो तो खत्म। समझ रहे हो मतलब? मैं पहली लहर को सरवाइव कर गया, दूसरी को करने की क्षमता मेरे पास भी नहीं है। तो ऐसे ही होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पैसे थोड़े से रिड्यूस होते हैं तो वो बियर कर जाते हैं, बियर मतलब बर्दाश्त कर जाते हैं, और जिन लोगों के पास पहले से कम थे वो उस झटके में खत्म। सो ऐसा होता है। सो एक लाइन आपके चैप्टर में है, पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक गरीबी रेखा। मैं एक बीच में लाइन खींच दूं, जैसे इससे ऊपर पॉवर्टी एग्जिस्ट नहीं करती और इससे नीचे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये लाइन क्या है भाई साहब? कुछ इनकम निर्धारित कर दी कि इतना पैसा एक इंसान कमाता है, मिनिमम ये आपकी इनकम है, तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, और आप उससे अगर 1 रुपया भी कम कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। गरीबी रेखा एक ऐसी लाइन जो आपको यह डिफरेंस बता देगी कि आप गरीब हो या नहीं हो। ठीक है? सो कॉमन मेथड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल। मैंने आपको अभी समझाया, किसी इंसान की इंसानियत छोड़ो, गरीबी और अमीरी को नापने का तरीका है कि वो कितना कमाता है, कितना कंजम्पशन करता है। इससे पता चल जाता है अमीर गरीब है। भाई बिल्कुल पता चलता है। आप मार्केट में जाओ, जो बच्चा फटाफट मैकडी से चीजें खरीद रहा है, फटाफट कपड़े पैंटालून में जाके खरीद रहा है, फटाफट जो अपनी बढ़िया ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहा है, वो तो अमीर ही होगा यार। इतना पैसा कहां से आया? जो बच्चा बाहर खड़े होकर टुकुर टुकुर देख रहा है, अरे कोई आदमी खाना खाएगा, उससे बचेगा तो मैं खाऊंगा, या कोई आते जाते देगा तो मैं ले लूंगा, ये गरीबी है। तो इनकम और कंजम्पशन पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट थिंग इज, हु इज कंसिडर्ड पुअर। किसको कहते हैं गरीब? किसको कहते हैं गरीब? कमेंट सेक्शन बताइए। गरीब की कोई परिभाषा तो होगी, जो मैंने आंसर तो पहले ही बता चुका हूं, बट किसको कहते हैं ये आप बताओ। तो वन, कौन? हु इज नॉट एबल to fulfill the basic needs or consumption level falls below a given minimum level। मैं अच्छा पानी नहीं पी सकता हूं, मैं अच्छी पढ़ाई नहीं पा सकता हूं, मैं गंवार बन के रहूंगा, मेरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा, अच्छा घर नहीं मिलेगा, मुझे सोशली एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। यस, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? मेरा कंजप्शन लेवल गिर गया। एक होना चाहिए कि इसके नीचे अगर आप कंज्यूम करते हो, मतलब एक होता है ना, सैलरी आपकी 1 लाख रुपए आती है, तो आपका महीने का खर्चा बन गया जी 60,000 रुपए। सरकार ने बोला 50,000 रुपए से ऊपर जो भी खर्च करेगा वो अमीर है, तो आप तो अमीर हो। बट किसी की तनख्वाही 50,000 है, अब वो कैसे 50,000 खर्च कर दे?
10-20 हजार तो बचाएगा ना भाई, 30 हजार खर्च किया, आप गरीब हो। सो यही परिभाषा है। दैट मीन्स डू यू एग्री पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि गरीबी हर समय और हर जगह अलग लेवल से देखी जाती है? मतलब जो इंडिया में गरीबी है वो हो सकता है विदेश में गरीबी ना हो, और जो विदेश में गरीबी हो वो इंडिया में ना हो। समझ रहे हो आप? हर एक के अपने अपने पैरामीटर्स हैं गरीबी नापने के, हर नेशन में अलग अमाउंट डिसाइड किया हुआ है गरीबी नापने का। सो ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। भाई साहब, हिंदुस्तान में गरीबी नापने का एक अलग डिजिट अमाउंट है, अमेरिका का आपने अलग देखा है, यूएस का आपने देखा ही है। भाई साहब, हर नेशन अपने अपने पैरामीटर बनाता है कि हम, क्योंकि देखो हर नेशन की डेवलपमेंट उसकी अपनी है, तो सबके पैरामीटर्स अपने कि हमारे यहां पर अगर कोई इंसान इतना कमाता है, इससे नीचे है तो वो गरीब है, इससे ऊपर है तो वो अमीर है। सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। सो पर्सन ओनिंग अ कार इन द यूएस मे बी कंसिडर्ड पुअर, वाइस वर्सा इन इंडिया। अमेरिका में आपने देखा ही है भाई साहब, बीएमडब्ल्यू जो हमारे अमीर खरीदते हैं वो तो वहां गरीब गरीब लेके घूम रहे हैं। भिखारी भी गिटार बजा के हमसे ज्यादा कमा लेता है एक, तो वो वहां पे उसकी अमीरी मतलब नहीं दर्श रही है, नहीं दिखाई दे रही है, वो गरीब है जमाने में। उतना हम कमाएंगे यहां लाके, हम तो अमीर बन जाएंगे रातों रात। सो गरीबी जो है डिफर करती है प्लेस और टाइम पर भी। अमेरिका की गरीबी यहां अमीरी है, और यहां की गरीबी तो वहां के लिए खत्म ही है बिल्कुल। सो ये चीज है। नेक्स्ट देखे बच्चों, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, etc. were considered. ये सब कंसिडर किया जाता था और आज भी किया जाता है। आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, आपके पास पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, आप पॉवर्टी लाइन में आते हो नहीं आते हो, इन सब से पता चल जाएगा। ये इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। सो दीज आर डिटरमिनेंट फॉर सब्सटेंस। ये सब डिटरमाइन करते हैं कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। भाई जिसके पास खाना 24 घंटे होगा वो तो गरीब कैसे हो सकता है बताओ? जब मन किया फ्रिज खोला, खाना निकाल के खा लिया। गरीब को तो पता ही नहीं है ना मिलेगा कब, पैसा आएगा जब खरीदेगा, 2-4 रुपया उसे खरीदेगा, मिला नहीं मिला। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज। अब कैसे करेंगे गरीबी के लिए? भाई जो पैसा पता लगाएंगे, हर एक का प्राइस होता है। मान लो 20 रुपए किलो आपने चावल ले लिए, 1000 रुपए के कपड़े ले लिए, 500 रुपए के शूज ले लिए, महीने में 10,000 की आपने पेट्रोल फूक दिया, आजकल तो पेट्रोल महंगी है, 500 रुपए आपका बिजली का बिल आ गया। इन सबको जोड़ो, सरकार कहेगी अपने आप कि हाँ भाई गरीबों की अमीर हो, इनसे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। सरकार ने गरीबी और अमीरी को नापने के लिए कुछ एक अमाउंट रखा था जिसे कैलोरी रिक्वायरमेंट के नाम पर दिया कि शहर में इतनी होगी और गांव में इतनी होगी। अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, दोनों में डिजिट्स में डिफरेंस है, 2100 और 2400। 2100 गांव में, 2400 शहरों में। यहां पर एक सोचने वाली बात है, हार्डवर्क अगर मैं शरीर के मुताबिक सोचूं तो जो फिजिकल वर्क है वो गांव में ज्यादा होता है, तो उनकी एनर्जी ज्यादा फूकती है। शहर में वहीं पर आप एसी में बैठे आराम से, आपके शरीर नहीं चल रहा है, इतना ज्यादा चलता नहीं है, तो आपकी एनर्जी कम फूकती है। तो इस हिसाब से गांव में ज्यादा होनी चाहिए थी, बट शहरों में क्यों ज्यादा है? इसका रीजन ये है कि शहरों में जो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। गांव में आपको पता है कि आपको 10,000 रुपये महीने में काम चल जाएगा, शहर में आप चला के दिखाओ 10,000 में, नहीं चलेगा। सो कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट की हम चर्चा करें, दैट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। कैलोरी रिक्वायरमेंट, मुझे कितनी कैलोरी चाहिए, ये तो इस बात पे डिपेंड करती है। पहली बात, एक एक करके आ रहे हैं। एज, जो व्यक्ति जितना ज्यादा उम्र से बढ़ता जाता है उसका खाना उतना गिरता जाता है। आपके दादाजी किसी जमाने में 10 रोटी खा जाते होंगे, आज खिला के दिखाओ, लीवर किडनी फेल हो जाएंगे। महिलाएं पुरुष के मुकाबले कम खाती हैं, यह बात सत्य है। जिनको लगता हो कि दिमाग खाती हैं वो सब बात मजाक की होती है। सीधी सी बात यह है कि आप अच्छे से जानते हो महिलाएं उतना नहीं खाती हैं, पुरुष तो कई घंटों तक बैठ के ठूस सकता है, महिला उतना नहीं ठूसती है ना। हम महिलाओं के साथ है खाने के मामले में, क्योंकि हमने देखा है कोई ज्यादा ही भूखड़ किसी शादी ब्याह में हो तो भाई कह नहीं सकते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
बट अभी क्या है, हम जनरल बात कर रहे हैं। एंड द टाइप ऑफ वर्क, मैं खेत में काम करता हूं तो मेरी एनर्जी ज्यादा फूकेगी, मुझे खाना ज्यादा चाहिए। मैं बैठ के एसी में काम करता हूं, मेरी एनर्जी उतनी कम फूकेगी, मुझे कम खाना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बात थोड़ी है यार। गुरुजी बता रहे हैं तुमको ज्ञान की बात। शरीर से मेहनत करोगे खूब खाओ, कम मेहनत करोगे बिल्कुल मत खाओ। मैं तो कह रहा हूं क्या फायदा, शरीर में से कुछ घटा तो है नहीं। मोटापा क्यों बढ़ रहा है? आप कहते हो हेल्थी टिप्स दो सर। जंक फूड आपने पकड़ा और खा गए सीधा, वो जंक फूड नहीं है, वो जंग का फूड है, वो आपके शरीर को जंग लगा रहा है। आपने सीधा खाना उठाया, कच्चा पक्का सीधा खाया, आपके पेट में वैसे वैसे रह गया, पेट के ऊपर एक लेयर चढ़ गई, फैट और बढ़ गया। फिर कहते हैं बदले आदमी को मोटा होना है, बर्गर खाओ 20-20 रुपए वाला जो सेक रहा होता है तवे पे रोड पे। अरे भाई साहब तेल खा रहे हो, सीधा डाल रख लो अपने पेट में जाके। सो जैसा काम वैसा खाना चाहिए। बट हो क्या है कि रूरल में, गांव में 2400 और अर्बन में 2100 कैलोरीज रखी हुई हैं। ठीक है, गांव में कितनी है 2400 और शहरों में कितनी है 2100। बट ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा नहीं है। मैं शायद आपको पहले उल्टा बोल गया था, बट आप इसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। अर्बन में 2100 और रूरल में 2400, ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है। रीजन फिर भी आप समझो कि गांव का आदमी इनसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है। शारीरिक जो मेहनत है, फिजिकल जो वर्क है वो गांव में ज्यादा है। तो गांव के आदमी के लिए सिर्फ 300 का फर्क रखा है शहर और गांव के आदमी में। अब यहां फर्क इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया प्राइसेस वो जो है हाई होते हैं शहरों में बजाय कि गांवों के, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं आपके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड। इसी बेसिस पे पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई और रुपया बोला कि अगर कोई इंसान गांव में 816 रुपए कमाता है और 1000 रुपए शहर में कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अब आप खुद देखो, अभी तो आपने बात करी थी सर 2400 की कैलोरी की, और वहां बात कर रहे हो 2100 की। शहर में बंदा ज्यादा कमा रहा है, कैलोरी कम है, वहां पे कम कमा रहा है, कैलोरी ज्यादा है। भाई साहब मेहनत तो उतनी है। अब ये जो डिफरेंस है ये रीजन है पैसों का। सो ये 2011 और 12 के सर्वे है। सो डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस? क्या डिफरेंस इस 1000 और 816 में प्राइसेस का? यही डिफरेंस की वजह से वो 2100-2400 का शायद माइंड से हो गया। कोई बात नहीं, मिस्टेक हमारी है, एक्सेप्ट करते हैं। 2400 गांव में, 2100 शहरों में, उसके बावजूद भी जो इनकम का जो सोर्स बताया है वो शहरों में ज्यादा है, गांव में कम है। डू यू नो द रीजन? सो रीजन इज हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्शन इन अर्बन सेंटर्स। शहरों में जो बेसिक चीजें हैं वो उतनी महंगी है क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। जो गांव तक नहीं पहुंचता शहरों तक पहले पहुंचता है। शहर में ज्यादा नीड होती है चीजों को डेवलप्ड वे में देखने की। सो पैसा भी उतना ही पे करेंगे। So the poverty line is estimated at every 5 years by NSSO, National Sample Survey Organization। इसका नया नाम बाद में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पड़ा, उसे बाद में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में क्लब कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। बट वर्ल्ड बैंक इस बात पे थोड़ा सा अलग है भाई। वर्ल्ड बैंक का अपना है, हमारे तो अपने हो गए 816 और 1000। इनका क्या है $1.9। $2 से अगर आदमी एक कम कमाता है तो वो भैया अमीर है पर डे, ध्यान रखना पर डे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया वल्नरेबिलिटी जो हम पढ़ रहे थे, जिन लोगों पे खतरे बने हुए हैं कि भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और रिसोर्सेज का, उनको उन्हीं रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव करना है। तो वल्नरेबल पीपल कैसे होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यही लोग। आपने अच्छे से देखा होगा कि हमारी सरकार जो है कोटा रिजर्वेशन पहुंचाना चाहती है, मतलब अभी तो चल भी रहा है एसटी एससी के लिए, अभी ओबीसी बच गए जो जनरल। तो सरकार का यह मानना है कि एसटी एससी हाउस होल्ड जो होते हैं, जो घरेलू लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये हमेशा खतरे के निशान पे रहते हैं क्योंकि इनके पास ना अच्छी इनकम होती है, ना अच्छे रिसोर्सेज है, ना प्रॉपर एजुकेट है, ना इनके पास हेल्थ फैसिलिटीज है, ना इनके पास घर है। सो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। बट अमॉन्ग द इकोनॉमिक ग्रुप्स की अगर बात करें, कमाने वाले ग्रुप्स की हम बात करें, जो लोग कमाते भी हैं, तो गांव में भी तो हो सकती है। सो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, गांव का किसान, उसके लोग, और अर्बन में भी कैजुअल लेबर यानी जिसको कभी कभार काम मिलता है कभी नहीं मिलता, वो भी तो खतरे के निशान पे है। कौन सी उसकी परमानेंट जॉब है? जो बाहर से लोग आके दिल्ली में काम कर रहे हैं,
समय के और मौसम के हिसाब से काम हो रहा है, समय नहीं होता, काम नहीं होता, वो खाली बैठते हैं। फिर उस टाइम आप उनसे वही काम जो 1000 में कर रहे थे आप 200 में करा लो, कर देंगे। काम नहीं है ना, सीजन नहीं है। सो सम रिसेंट स्टडी शोज दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड ऑल अदर 3, यानी कि केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर्स डिक्रीज इन पॉवर्टी इन द 1990s। कहने का मतलब ये है, जो आपने शेड्यूल्ड कास्ट देखा, ये शेड्यूल्ड ट्राइब देखा आपने, ये गांव का किसान है, ये जो लोग हैं, अगर इनमें मैं बात करूं तो शेड्यूल जो ट्राइब है, शेड्यूल जो ट्राइब है, जो एसटी है, इसको छोड़कर, यानी कि एससी, गांव का लेबर, गांव का और शहर का जो वर्कर है, ये सब में गरीबी में गिरावट आई है। लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस किया है, बट एसटी पे अभी फर्क नहीं पड़ा है। एसटी अभी भी वल्नरेबल ग्रुप्स में सबसे नीचे है, समझ लो, ठीक है ना। बाकी लोग कमा धमा के जैसे तैसे ऊपर बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट देखें, अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चर लेबर, कैजुअल वर्कर्स के अलावा देयर इज ऑल्सो एन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली। ये लोग तो है ही है वल्नरेबल, मतलब इनके ऊपर तो खतरा हमेशा बना हुआ है गरीबी का। साथ में गरीबी के निशाने पर और भी लोग हैं फैमिली में जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। भाई इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, हर बंदा अगर घर में 4 लोग हैं सही नहीं कमा रहे हैं तो वो भी खतरे के निशान पर है, क्योंकि ना जाने कब नौकरी छूट जाए, कब उनके पास पैसा कम हो जाए। इसके अलावा भी और लोग हैं, कौन? इन पुअर फैमिलीज जनरली ऑल सफर, बट वुमेन, एल्डर पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड टू इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। घर की महिलाएं, घर के बूढ़े और घर की महिलाएं, बच्चे, उनको इक्वल ट्रीटमेंट घर में नहीं मिलता है। चलो एग्जांपल से बात समझते हैं। मेरे घर में मेरे दादा दादी, मेरे फादर, मेरी मदर, एग्जांपल सपोज कर रहे हैं, ऐसा सत्य नहीं है, इनमें से आधे लोग जा चुके हैं ऊपर, आधे लोग जा चुके हैं। सो फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, संपूर्ण परिवार, सुखी परिवार, बढ़ गया परिवार। अब मैं बहुत ज्यादा कमाता हूं, मेरी वाइफ भी कमाती है, तो तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग कमाते हैं और जो लोग नहीं कमाते हैं, तो कमाने वाले लोग ना कमाने वालों की इज्जत नहीं करते। उनको बोलते तुम क्या करोगे, अरे तुम थोड़ी कमा के ला रहे हो, कमा मैं रहा हूं, मुझसे पूछो कि कैसे मेहनत से एक एक पैसा कमाया जाता है। जैसे कि उन्होंने तो करी नहीं थी, है ना। तो ऐसा कह दिया, इसका मतलब आपने एल्डरली पीपल, जो अपने बुजुर्ग लोग हैं, उनको वो असेस करने नहीं दिया। आपने बोला 4 पिज्जा मैं खाऊंगा क्योंकि मैं तो कमाता हूं। और मैं अगर आपको जनरली अगर अभी के प्रेजेंट की बात कराऊं तो ऐसी हैबिट मेरे अंदर भी आ जाती है, कभी कभार मन में विचार आ ही जाते हैं। मैं अपने परिवार के साथ बैठा, मतलब अपने निजी बहन भाइयों के साथ बैठा हूं, मैं बोला यार मैं तो कमाता हूं, मैं काहे को 2 पिज्जा खाऊं, मैं तो 3 खाऊंगा, इनसे एक एक्स्ट्रा तो बनता ही है, मैं तो कमाता हूं। सो मैंने उनको इक्वल असेस नहीं दिया। छोटे बच्चों को हम बोलते ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये फूट जाएगा, ये टूट जाएगा, क्यों? आपने कमाया है, उन्होंने नहीं कमाया, वो नहीं समझ रहे। घर की महिलाओं को वो कमाने नहीं जाती, तुम्हें क्या पता मैं कैसे कमा के लाता हूं, दिनों रात मैं मेहनत कर रहा हूं, किस गली, किस नुक्कड़, किस चौराहे पर मेरी मौत लिखी हुई है या मुझे भी नहीं पता। जैसे कि बड़े गब्बर किस्म के आदमी हो तुम। तो महिलाओं कहते हो तुम्हें क्या पता घर में बैठने से इनकम कैसे कमाई जाती है। तो आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप उनको चीजों का इस्तेमाल करने से जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो वो आपका फैमिली यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स को ट्रीट कर रहे हो घर में। आई होप आपको ये क्लियर है। क्लियर है तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बोर हो रहे हो भाई? अरे गरीबी है, दुख की बात है, हालांकि इसमें खुश तो हो ही नहीं सकते, बट चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये तो बता दो, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अगर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की बात करें तो यहां पर कुछ डाटा है मेजर। शहर टू शहर में भी फर्क है। दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली के हर कोने में एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। इंडिया में जो सेंट्रल लेवल पे डेवलपमेंट है वो हर स्टेट में हो ये जरूरी नहीं है। एक स्टेट की डेवलपमेंट दूसरे स्टेट की डेवलपमेंट में डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। गरीब हर जगह एक जितने नहीं है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। जहां पे कम होंगे हो सकता है उनको सारी सुविधाएं मिल रही हो धीरे धीरे। सो ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो
was 21.9% in MP, Assam, UP and बिहार। गरीबों की संख्या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो इतनी है 21.9% इन राज्यों में। दैट इज अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। गरीब ये भी है पर ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल जो है उससे ये ऊपर है। सो इसका मतलब गरीबी एक जैसी नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 लेटेस्ट के अकॉर्डिंग पुअरेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार की बात करें तो 33.7% गरीबी, और अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो उड़ीसा 32.6। आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो। अभी ये दोनों ही गरीब थे पर इन दोनों की गरीबी में भी डिफरेंस है। एक 33 यानी कि लगभग रफली 34 मान लेते और वो 33 मान लेते। 1% का डिफरेंस है कि नहीं है? सो ये डिफरेंस हर स्टेट में है। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन भी एक जितनी तो नहीं है भाई। पॉपुलेशन भी एक जितनी, जहां ज्यादा पॉपुलेशन तो गरीब भी तो ज्यादा हो सकते हैं या कम होगी। अभी तो घर के एग्जांपल समझाया। सो केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला में कम गरीबी है। रीजन ये है कि केरला ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि उसकी पढ़ाई पे, उसकी लिखाई पे, उसके ट्रीटमेंट पे खर्च पैसा किया है। जब पैसा खर्च किया तो वो अपलिफ्ट होंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो वहां गरीबी कम देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, जिसके पास ज्यादा जमीन है चकबंदी करी, उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोगों के पास। जब लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें आई तो गरीबी गई। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्रूवमेंट। अब यहां पे अनाज बट रहा है, लोगों को खाना तो मिला ना। अरे फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो खाना मिल रहा है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखते हैं अब। ये तो होगी इंडिया में। इंडिया में भाई साहब अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में गरीबी है। मैंने आपको 3-4 स्टेट के एग्जांपल बता दी, आप लिख देना। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी फॉलन फ्रॉम 36% टू 10%। बहुत सारे देशों में गरीबी जो है पहले बहुत थी और आज प्रेजेंट एरा में आते आते वो लगभग आधी से भी आधी रह गई है। किन देशों में आधी रह गई है तो देख लो, आ जाओ। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जिसमें हम भी हैं। भाई हमारे यहां भी तो गरीबी घटी है ना। तो अगर चाइना की बात करूं तो ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, लोगों के ऊपर पैसा खर्च हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लोगों को काम मिला, देश में डेवलपमेंट हुई, तो गरीबी कम हुई। जैसे कि चाइना में 1981 में लगभग 88% थी और आज 2019 में 0.6% है। कितनी घट गई भाई साहब? पूरी लगभग घट गई है। साउथ एशियन कंट्रीज में बात करें तो 2005 में 34% थी और आज जो है 15.2% रह गई है। इंडिया में गरीबी रहने का एक रीजन यह है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। सरकार को पॉलिसीज राइट तरीके से ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे रीजन तो है ही है। नेक्स्ट बात करें सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में बात करें तो 51 से 40% होगी, घटी यहां भी है। सो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की बात करें हमने तो 816 और 1000 रुपए मान लिए। इनके यहां पे है $1.90 पर डे। $2 से नीचे अगर कोई इंसान कमाता है, थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे नहीं, ज्यादा नीचे तो फिर गरीबी है। 1.9 फिक्स है। इतना कमाते हो आप गरीबी से ऊपर हो। तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या है भाई साहब? सब जगहों पे गरीबी के एक जैसे रीजन नहीं होते। कहीं पे किसी के लिए अमीरी है, कहीं पे किसी के लिए गरीबी है, किसी के लिए एजुकेशन कुछ नहीं होगी तो गरीबों के लिए एजुकेशन बहुत कुछ है। सो वन हिस्टोरिकल रीजन है, एक तो पुराना ऐतिहासिक रीजन है। क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये अंग्रेज थे ना, इन्होंने हमारी इकोनॉमी नहीं बनाई है। दे वर फोकसिंग ऑन देयर इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे। यहां से रॉ मटेरियल ले जाके वहां बना के फाइनल प्रोडक्ट देके हमको बेच रहे। हमारी टोपी हमारे सर पे घुमा दी। अगर हमने, समझ रहे हो, अगर हमने अपने को रखा होता कि भाई साहब हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे, अब आप खरीदो, तो शायद हमारी इकोनॉमी डेवलप कर जाती। बट हुआ क्या? हम तो मेयरली, हम तो केवल एक रिसोर्स, रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गए जिंदगी में। कभी फाइनल प्रोड्यूसर बन ही नहीं पाए। हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई। शुरू से गरीबी चलती आई।
बटोर तो रहे हैं, समेट तो रहे हैं, गरीबी को कम कर रहे हैं, पर भाई साहब अगर शुरू से हम रहते ये चीजें तो आज तो खत्म हो जाती, इंग्लैंड से ज्यादा हम डेवलप्ड होते। सो नेक्स्ट क्या देखें, द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल ruined traditional handicrafts and discouraged development of textile industries। हाथ से जो काम करने वाले लोग थे उनके कारखाने ही बंद कर दिए, उनका काम धंधा चौपट हो गया। क्यों हो गया? आप बाहर से लाके शर्ट बना के दे रहे हो 200 रुपए की, हमारी बन रही है खादी की 2000 रुपए की, कोई क्यों खरीदेगा भाई? लोगों के पास चॉइस आ गई कि 200 की शर्ट 2000 की शर्ट, अरे मैं क्यों पैसा वेस्ट करूं, कपड़ा ही तो पहनना है। In this case, we are not popularizing handicraft people or handicraft industries. We are discouraging them. हम इनको discourage करते जा रहे थे, ऐसे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से हम कपड़ा लेते हैं, हम बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, अपने देश के खादी को पीछे कर रहे हैं, सिर्फ महंगा पड़ रहा है। अरे 10 शर्ट की जगह एक पहन लो। दूसरों की थाली में सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर अपनी थाली में बहुत कुछ सजा हुआ है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। पड़ोसन आंटी खाना बनाती है तो भाई साहब यूं कहते हो, अरे आंटी जी क्या बढ़िया खाना बनाया, बड़ी स्वाद खुशबू आ रही है। हम भी जाते थे ऐसे, छोटे थे जब, आंटी आपके घर में क्या बना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ले आई सब्जी। अपने घर में वही सब्जी सेम बनी, स्वाद नहीं लग रही है। तो यहां पे यही हुआ। सो द लो रेट ऑफ ग्रोथ रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम्स। जब ग्रोथ ही नहीं हुई तो तनख्वाह काई की, इनकम काई की? इनकम नहीं है तो आ जाओ गरीबी में, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी भाई। जब लोगों के पास काम करने के लिए काम होगा तो वो काम करेंगे, तो वो इनकम कमाएंगे, कमाएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। अब काम ही नहीं है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक तो काम नहीं, देश पहले से पिछड़ा हुआ है, अब आबादी बढ़ गई। जो 1951 में आबादी थी वो आज नहीं है, आज तो बढ़ गई भैया। पहले की समझ जाती, अब नहीं समझ रही। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इतनी बड़ी आबादी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन कर पाना इज टोटली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। बहुत अलग बात है भाई साहब, पहले की आबादी और अब की आबादी में वर्कआउट करना बहुत मुश्किल है। आप देख लो अपनी रोडों पे जाने की हालत, पहले बंदा खुल के निकल सकता था, एक्सीडेंट कम, अब लोग ज्यादा, गाड़ी ज्यादा, एक्सीडेंट धड़ामधुम। लोगों को पेशेंस नहीं है, लोगों को निकलना है, रास्ता ढूंढते हैं लोग हाईवेज पे, कैसे निकलूं, इतनी भीड़ है। एम्बुलेंस तक फंस जाती है रोडों पे, इतनी भीड़ है, इतनी पॉपुलेशन है, कौन सी इकोनॉमी ग्रो करेगी बताओ? फिर ऐसे पॉपुलेशन घटनी चाहिए ना। ठीक। द इंडस्ट्रीज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफ जॉब्स। क्या मतलब है इसका? बताओ भाई, क्या मतलब सोचते हो? सरकार के सामने नौकरी है, ठीक है, पर सरकार के सामने उस नौकरी से ज्यादा लोग हैं। क्या करे सरकार? मैंने फैक्ट्री खोली, मैंने बोर्ड लगाया बाहर, लड़कों की आवश्यकता है, टेलीग्राफर की आवश्यकता है, टाइपिस्ट की आवश्यकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, मुझे कर्मचारी चाहिए 10, लोगों को पता है कि यहां लिखा है 10, लोग पहुंच गए 100। सो मैं कैसे मैच करूं? चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। आज लोग सरकारी नौकरी के सिलेक्शन में कहते थे धांधली हो रही है, पहले फटाफट नौकरी मिल जाती थी। तो भाई साहब पहले लोग कम थे, अब जल्दबाजी के चक्कर में सब गड़बड़ हो रही है, सब में घोटाले हो रहे हैं। सो विद इरेगुलर इनकम्स मेनी स्मॉल वर्कर्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। अरे गरीबों के पास सबसे पहला ही प्रॉब्लम यह है पैसा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, पैसा नहीं है तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और पैसा नहीं है तो घर भी तो नहीं है। सो ये भी एक गरीबी की निशानी है। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज है, बिल्कुल है। अरे जब गरीबी में डिफरेंस है तो अमीर और गरीबी में तो डिफरेंस होगा ना भाई। बताओ बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? भाई इंडिया के सारे स्टेट में गरीबी एक जैसी नहीं है, इंडिया में सारे गरीब भी एक जैसे नहीं है। कोई गरीब में भी थोड़ा सा पैसे ज्यादा कमा रहा होगा, कोई और कम कमा रहा होगा। सो अनइक्वल इनइक्वालिटीज की वजह से क्या हुआ? मेजर रीजन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मेरे गांव में चोमू और मोमू रहते हैं, वो चोमू और मोमू के पास एक जैसी जमीन नहीं है। चोमू अमीर है और मोमू बिल्कुल गरीब है, तो वो जो चोमू है उसके पास जमीन ज्यादा है। अगर मैं ऐसे सरपंच उनकी जमीनों को इक्वल बांट दूं तो चोमू मोमू दोनों पैसे वाले हो जाएंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी जमीन है भाई साहब। नेक्स्ट इज प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। सरकार ने बोला
जमीन में बदलाव होंगे, लैंड रिफॉर्म्स आएंगे, फिर से चकबंदी और ये सब हम करेंगे, बट रियल में वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई। कोई एकदम स्कीम आती है, फटाफट आप जाके बंद कर दो, चढ़ती तो ऐसे स्कीम है, और फिर एक लेवल पे थोड़ा सा पहुंचा के फट देशन गिरा देते हो, उसका सर्वे ही नहीं होता, उसके पीछे इंप्रूवमेंट नहीं देखी जाती, उसको पीछे ट्रैक नहीं करते हैं कि क्या ये सही पहुंची नहीं पहुंची, स्कीम फटाफट पेपरों में निकाल के रख दी, गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीब खुश। पर वास्तव में गरीब से पूछना कि आज तक जितनी स्कीम मिली बनी, कितनों का फायदा उनको मिला, पूछना अपने यहां गांव में जाके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मेनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। सोशियो कल्चर का मतलब यह है कि लोग अपनी जो परंपरागत रीति रिवाज है उससे बाज नहीं आ रहे। एक एग्जांपल देता हूं मैं अपनी ही लाइफ का, एक और, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी कोविड से पहले, पैसा लगाया फादर साहब ने बहुत। मेरी शादी हुई कोविड में, पैसा लगाया नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट, 1-2 लाख 3-4 लाख का हिसाब। तो भाई साहब शादी पहले भी हुई और शादी अब भी हुई, मतलब शादियां तो लोगों की होती रहेंगी, ये तो आपके ऊपर है। आप सोशल और कल्चरल बहकावे में आके एक शादी पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो। ये शादी कम पैसों में हो सकती थी, बट आपने ज्यादा पैसे खर्च किए सिर्फ दिखावे में। कहीं मंदिर गए, किसी ने आपकी गाड़ी का पूजन किया, आपने उठा के उसे छाती फाड़ के पैसे दे दिए। कुछ चीजें हम जो है सोशल कल्चर में गलत कर जाते हैं, हमें उन चीजों को रोकना होगा। देश में गरीबी मिटाने के काफी सारे तरीके। इनडेप्टनेस, किसी के पास कर्ज ही बहुत है पहले से, तो वो तो गरीबी में मरेगा बेचारा। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या बनाए गए, अब गरीबी को मिटाने के कुछ तो उपाय करने होंगे, और क्या मेजर्स था? इट इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स। 2 प्लैंक्स मतलब 2 पिलर पे। पहला पिलर क्या है? आप इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन करें, आप अपनी इकोनॉमी में जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसको ग्रो करें। सेकंड इज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाओ भाई, गरीबों के लिए स्पेशली प्रोग्राम बनाओ, चलाओ, और उन्हीं पे मतलब एप्लीकेबल करो। तो इससे क्या होगा? एक तरफ गरीब ऊपर होंगे, एक तरफ इकोनॉमी ऊपर होगी, और आगे चल के दोनों मैच करेंगे। बैट बॉल नहीं खेलेंगे, मैच करेंगे इन द सेंस गरीबी मिटाएंगे। तो सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि अभी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार पूरा कोशिश कर रही है भाई साहब कि हिंदुस्तान को उठा के अव्वल दर्जे पे रख दिया जाए। इसके लिए लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा। इकोनॉमी हमारी 3.5% से 6% पे आ गई है। रिडक्शन इन पॉवर्टी मानते हैं इस चीज से, क्योंकि गरीबी मिटी है, 3.5 से 6 लगभग दुगने करने को जा रहे हो भाई। सो वी कैन से दैट देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके पापा ज्यादा कमाएंगे तो आप गरीब रहोगे क्या? बताओ। आपके गांव में सब लोग अच्छी अच्छी नौकरी पे लगेंगे, आपका गांव गरीब रहेगा क्या? बताओ मुझे। सो यही सारी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक रीजन है। जब लोगों को मौके मिलेंगे, लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाप बाप ने मुझे क्यों पढ़ाया? क्योंकि उन्हें पता था पढ़ के कमा पाएगा। जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बच्चे को हम पढ़ा के कमा सकते हैं, एक अनपढ़ बच्चा और एक पढ़ा लिखा बच्चा, दोनों की इनकम में बहुत फर्क होता है। तो लोग खर्च इसलिए करते हैं ताकि वो रिसोर्स डेवलप्ड हो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। सो इन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, दैट सपोर्ट, दैट मींस गुड एजुकेशन। आपको अपॉर्चुनिटी दिखी बच्चों में कि हां पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा कमाता है, इसलिए आपने अच्छी एजुकेशन उसको दी। सो पीपल एनकरेज टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी एजुकेशन। इसीलिए आज माँ बाप महंगे महंगे पैसे पे लोन लेके अच्छे अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में, विदेशों में पढ़ा रहे अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा कमा सकता है। जब इंसान ज्यादा कमाएगा तो इकोनॉमी ग्रो होगी, अल्टीमेटली देश ग्रो होगा, देश से गरीबी मिट जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कितने % इस बात से एग्री करते हो। हाउएवर, पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। यह बात तो सच है कि फायदा तो सबसे पहले अमीर लोगों को लगने वाला है, डेवलप्ड रिसोर्सेज को लगने वाला है। जो गरीब है उनको ये डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता। उनको इनडायरेक्टली कैसे मिलेगा भाई? जब शहरों में पूरी तरह की डेवलपमेंट आ जाएगी तो गांवों तक भी भेजेगी। जैसे छलनी देखी आपने आटे की,
नीचे जो होती है उसका रेजिड्यू जो होता है आटे का वो ऊपर ही रह जाता है, नीचे आटा निकल जाता है। तो हमने छलनी में डाला था तो छनते छनते नीचे गया ना, ऐसे ही शहरों में जब डेवलपमेंट शहरों में हो जाएगी ना तो छनते छनते गांव तक में भी जाएगी। डायरेक्टली तो वो शहरों की तरह रोजगार एकदम से डेवलपमेंट नहीं ले पाएंगे, रोजगार नहीं ले पाएंगे, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। रीजन यही है कि पैसा नहीं है। पर जब शहर डेवलप होंगे तो लोग शहरों से, अब जैसे अब की बात कर लो, गांव में अब लोग इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि हम गांव, हमको काम करना है, हमको तो सामने टेंडर मिला है विदेश से कि आपको ये काम करना है, मैं शहर में करूंगा तो भाई साहब यहाँ महंगा रोजगार मिलेगा, मैं फैक्ट्री गांव में स्टैब्लिश कर लेता हूं, गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, मेरा तो अल्टीमेटली काम हो गया। सो इनडायरेक्टली मिला ना उनको। ठीक, नेक्स्ट देखते बच्चों, दैट मींस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं जब अमीर को सारे बेनिफिट मिल रहे हो और गरीब को हमें डायरेक्टली देने हो तो हमें इनिशिएट करने पड़ेंगे सच प्रोग्राम्स, एंड दीज आर कॉल्ड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। गरीबी के खिलाफ जो मुहिम है वो चलानी होगी। सो ऐसी एक मुहिम थी मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये आया और इसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या दिया गया, 100 दिन का रोजगार। यदि सरकार, इफ गवर्नमेंट फेल्स तो गवर्नमेंट इनको उतने वेजेस प्रोवाइड करेगी। सो ये आप समझ गए, ये मनरेगा गांव में चली। नेक्स्ट एक और मेजर्स पे आते हैं। इसी मनरेगा में 1/3 रिजर्व की गई सीटें महिलाओं के लिए, क्योंकि भैया हमें महिलाओं को भी अपलिफ्ट करना है। 50% ह्यूमैनिटी में महिलाएं हैं, 50% मेल है, केवल मेल को ना गिना जाए, वुमेन को भी कंसीडर किया जाए। सो द शेयर ऑफ ST/SC वुमेन पर्सन डेज इन मनरेगा, इन लोगों की अगर काम की बात करें तो ये कितना परसेंट काम करते हैं, SC 23, ST 17 और महिलाएं 53%। अब आप समझ सकते हो महिलाओं को प्रमोट करना क्यों जरूरी है। हाल ही के दिनों में आपने केस सुन लिया होगा, कंझावला केस दिल्ली में हुआ, इससे पहले एक महरौली में हुआ, उससे पहले लखनऊ में, और अभी कुछ दिन पहले नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी। सो एक बात आप समझ लो कि हम महिलाएं खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इंसानियत खत्म कर रहे हैं। और ये भारी पड़ेगा आगे चल के। भारी क्यों पड़ेगा, कि मेरे पास 2 हाथ हैं, अगर मैंने अपना एक हाथ काट दिया तो एक हाथ से काम नहीं होने वाला है। इस देश में दूसरे जेंडर को खत्म करके, उसको डिसरिगार्ड करके, डिसरिस्पेक्ट करके इकोनॉमी गिरेगी गिरेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं सबको ये बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं की इज्जत करने में आपका जाता क्या है यार। कौन सी ऐसी ईगो है जो आपकी अटकी पड़ी है कि अगर मैंने महिलाओं की इज्जत कर ली तो आप गिर जाओगे। आप समझ ही नहीं रहे हो ये बात कि बराबर के मौके हैं। जब आपने जन्म लिया था आपको यह नहीं पता था कि क्या पुरुष था और क्या महिला। आप जन्म लेके आ गए और आप इतना डिफरेंस क्रिएट करते जा रहे हो, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कोई। मैं कई बार स्कूलों से जब निकलता हूं, बच्चों को देखता हूं तो स्कूल के लड़की लड़कियां बहस कर रहे होते हैं। भाई साहब ये मुद्दा क्या है? आप ये नहीं मान सकते कि ये भी हमारी तरह इंसान है, ये भी भाई जी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या दिक्कत है? तुम अपनी मस्ती करो ना यार, तुम दूसरे को काहे को ऐसा करने लगे पड़े। अगर ये पुराने जमाने की रामायण और ये सब देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पहले ये सब नहीं होता था। एक इंसान जो धरती पे आया है, दूसरे इंसान को कोई मतलब नहीं है उसको खत्म करने का, उसको मारने का, उसको बदतमीजी करने का। सरकार इतनी कोशिशें कर रही है, बट सरकार की कोशिशें फेल हो जाएंगी अगर इंसान ही नहीं समझ पाएगा। लड़कों को, पुरुषों को, सबको समझना होगा। लोग कमेंट पास कर देते आते जाते, क्यों भाई साहब? आपकी भैंस चुरा ली उन्होंने जो आप कमेंट पास कर रहे हो, फिर आप पे कमेंट पास हुआ, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर आप बहस करने लगे, मारपीट पे उतर गए। यही पेशेंस लेवल है बस आपका। सो आई थिंक लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि समान इज्जत से रहोगे ना, खुश रहोगे ना सारे लोग, तो हमारा देश ना बहुत आगे जाएगा सबसे। हमारा देश इस चीज में बड़ा नुकसान पा रहा है। मैं पिछले 1-1.5 साल से तो यही देख रहा हूं, एसिड अटैक, रेप, मर्डर, इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। अब इंटेंस मतलब इनको करने के तरीके बुरे होते जा रहे हैं। और बाहर विदेश में ये सब नहीं होता। बाहर विदेश में देखते हो कितना एंजॉय के साथ लोग रहते हैं।
एकदम मजाक करते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जेंडर से। हमारे यहां पे बड़ी आग लगी पड़ी है। तो इस चीज को देखो, समझो बच्चों, ये कभी नहीं करना किसके साथ। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, तो वेज रेट की बात करें, फॉर अनस्किल्ड वर्कर की बात करें, अगर अनस्किल्ड वर्कर पे जाते हैं हम, तो भाई साहब ये है कि 28 रुपया यानी कि 281 रुपए जो है, 281 रुपीज जो है वो हरियाणा जैसे शहर में मिलते हैं, हरियाणा जैसे राज्य में मिलते हैं, वहीं 168 रुपया झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में मिलते हैं। इसका मतलब एक चीज आप समझ रहे हो, मिनिमम 168 से लेकर 281 तक की लिमिट है। अब इस लिमिट में हर स्टेट की अपनी अपनी प्राइस वैल्यू हो सकती है। कोई 200 देगा, मतलब कि 281 से ऊपर 300 देगा, और कोई अगर मान लो 300 देता है तो वो और डेवलप्ड हो गया। कोई 168 से लेकर 281 के बीच में देगा, 170, 180, 90, 200, 250, वो वहां फिर उस रेंज में आ जाएंगे। तो जो ज्यादा दे रहे हैं वो तो डेवलप्ड में हो गए, वो तो अच्छे खासे डेवलप्ड है। सो बेसिकली यही है कि ये आपकी रेंज है 168 से लेकर 281 तक। 281 हरियाणा जैसे राज्य में मिलता है, डेवलपमेंट की तरफ है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। कुछ अब स्कीम पढ़ लेते हैं हम, जिनका टारगेट ही पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंडर है, जिनका काम है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो 1993 में यह शुरू हुई थी। इसका एम क्या है बच्चों? द एम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार मतलब काम। सरकार चाहती है कि गांव और छोटे शहरों में जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो बर्बाद ना हो जाए, उनको काम देना। सो एक और एम्प्लॉयमेंट स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि एक और गांव में शहर रोजगार बनानी है। और ये रोजगार बच्चों कैसे बननी है भाई? ये बननी है 1995 में ये लॉन्च हुआ था, है ना। इसका एम क्या है? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। अगेन सेम प्रोवाइड की गई योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तरफ ही 1993 में ये की, 1995 में ये की। और स्कीम देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये लॉन्च हुई 1999 में। इसका एम क्या था? गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना। कैसे? बाय ब्रिंगिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। जो लोग हैं उनको बोलो कि खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे के लिए पैसा जोड़ें, और इसमें अगर पैसे की नीड पड़ी तो फिर सरकारी बैंक और गांव में जो अदर बैंक्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट एक और स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी कि गांव का उदय, ग्राम उदय। ये लॉन्च हुई 2000 में, और इसमें क्या था? बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हेल्थ फैसिलिटीज जो है गांव में, बिजली ये सब नॉर्मल फैसिलिटीज देना। बट ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही है स्कीम्स? बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड ऑन राइट टारगेटिंग। जिस तरीके से इनको इंप्लीकेट करना चाहिए ये इंप्लाइड नहीं हुई है, इनका इंप्लीकेशन हुआ ही नहीं है। जिन लोगों के ऊपर होनी चाहिए थी उन लोगों के ऊपर भी नहीं हुआ है, राइट टारगेटिंग नहीं की गई है। सरकार ने स्कीम्स बहुत सारी निकाली है, बट राइट टारगेट ना होने के कारण, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना होने के कारण इनके 100% रिजल्ट नहीं मिले हैं। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चैलेंजेस और क्या है? चैलेंजेस है सबसे बड़ा तो पॉवर्टी रिडक्शन। भाई साहब गरीबी कम करके दिखा दो, यही हिंदुस्तान पे सबसे बड़ा चैलेंज है। सो इट रिमेन्स मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, सबसे खतरनाक चैलेंज है ये। यहां पर वाइड डिस्पैरिटीज हैं लोगों के बीच में है, रूरल एंड अर्बन एरियाज में है। अर्बन एरियाज में कमाने के लिए काम है, खाने के लिए खाना है, सारी बेसिक एमिनिटीज है। शहर में ये सब नहीं है, ये डिस्पैरिटीज है। सो एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 years ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन and decline in population growth and empowerment of women etc. मैंने आपको अभी बताया था इकोनॉमी जो है 3.6 से 6 पॉइंट ग्रोथ कर गई है, 3.6 से 3.5 से लगभग 6% आ गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? पॉवर्टी में रिडक्शन आपने देखा। तो इसका मतलब यह है कि जब जब इकोनॉमी ग्रो करेगी आपकी गरीबी कम होगी, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बेसिक एमिनिटीज मिलेंगी, ये सब फायदे मिलेंगे। और ऐसा हम मान के चले नेक्स्ट 10 से 15 सालों में हम काफी हद तक गरीबी को कम कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मिनिमम सब्सटेंस क्या होता है? मिनिमम सब्सटेंस की बात करें तो ये एक छोटा, पहली बात तो समझ लो नैरो कंसेप्ट है।
जितना कम से कम जीने के लिए जरूरत चाहिए उतनी चीजें हैं. सो इट्स अ मिनिमम नैरो कंसेप्ट, बट हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पे देखेंगे. वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. हमें गरीब को गरीबी की निशान से नहीं देखना है, हमें कहना है कि मानव में गरीबी है. क्योंकि आप पैसे पे मत तोलो एजुकेशन, बेसिक एमिनिटीज, हेल्थ, सब कुछ, तो एक बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, कि ह्यूमैनिटी, आपको पॉवर्टी को छोटे लेवल पे नहीं देखना. आप ये देखो कि एक इंसान के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उसके पास मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो रखा है, उसके पास जो काम नहीं है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आता है, वो पुअर है. केवल इनकम कंजप्शन, ये मत मान लेना कि इनकम कम है, कंजप्शन कम है तो वो गरीब है. अदर फैसिलिटीज, फीचर्स भी देखने हैं. सो आते अपने क्वेश्चन की तरफ बच्चों. व्हाट इज पॉवर्टी? गरीब क्या है? तो गरीब मींस जो बेयर नीड्स, जिंदगी की सबसे कमजोर कड़ी है, यानी खाना पीना मकान, ये भी ना जुटा पाए, रोटी कपड़ा मकान, तो वो गरीब है, वो गरीबी में जी रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन? बिलो पॉवर्टी लाइन मैंने बताया था, मिनिमम एक लाइन होती है, जैसे 816 गांव में कर दी थी, 1000 शहर में कर दी. इससे नीचे गया तो गरीब, इससे नीचे गया तो गरीब. सो इन इंडिया द आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन इज इंप्लॉयड एज अ गॉज फॉर द सेवरिटी ऑफ पॉवर्टी को नापने के लिए मीटर बनाया था. बिलो पॉवर्टी लाइन इज अ लाइन दैट सेपरेट दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन फ्रॉम दोज हु डू नॉट. ये लाइन जो है आपकी बताती है कि इससे ऊपर अमीर है, उससे नीचे गरीब है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया? क्या है भाई? तो आपको पता ही है, रूरल में 2400 और गांव में रूरल में 2400, शहरों में 2100. क्लियर है? वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन द रूरल एरियाज? क्यों है? बिकॉज रेजिडेंट ऑफ रूरल एरियाज परफॉर्म मोर फिजिकल वर्क. सिंपल है, गांव के लोग फावड़ा, कस्सी, ट्रैक्टर, खेत में सारे दिन हल चलाते हैं, काम करते हैं, तो उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए, शहर के लोगों को कम चाहिए. बट शहर के लोगों की 1000 वैल्यू क्यों है? 816 गांव में है, यहां पे 1000 क्यों है? बिकॉज प्राइस ऑफ सर्टेन बेसिक थिंग्स का जो ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते बच्चों. हाउ इज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड पीरियडिकली? कितनी पीरियडिकली होती है भाई? सैंपल सर्वेज होते हैं, हर बार सर्वेज होते हैं, आपको पता है. ऐसा सर्वे कौन करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बन गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और बाद में उसे सीएसओ में मिला दिया गया. सो आपका आंसर क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है भाई. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो. चीजें समझ में नहीं आई तो फिर समझा देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. नेम द एक्ट थ्रू विच अ पुअर पर्सन कैन गेट 100 डेज. देखो, जब भी कोई स्कीम आए जिसमें 100 दिन का काम हो, तो आप भूलना मत. 2005 में इंट्रोड्यूस मनरेगा स्कीम. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नेम अ स्कीम विच वाज लॉन्च टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेटेड यूथ. मैंने अभी बताया था गांव के लोगों के लिए, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और एक और थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम भी थी, जिसमें ये सब भी सेम था. डिस्कस द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. क्या क्या है भाई? लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. आपको पता है गांव में शहर नहीं है, लोग जो काम, गांव में शहर मतलब गांव में वो फैक्ट्री नहीं है, शहर में फैक्ट्री है, तो गांव में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, शहर में भी इतना ज्यादा नहीं है अभी इंडिया में भी, सो वो एक रीजन है. ओवर इंडिपेंडेंस और एग्रीकल्चर. गांव में लोग शहरों में नहीं जाना चाहते अभी भाई, वो खेती पर डिपेंडेंट है, तो वहां गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास इनकम नहीं है, काम नहीं है, उससे महंगाई को कोई लेना देना नहीं है, महंगाई बढ़ रही है. अनएम्प्लॉयमेंट. जब महंगाई बढ़ रही है, लोगों पे काम नहीं है, तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो गरीबी है ना. नेक्स्ट देखते हैं. देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. बिल्कुल है, मैंने आपको ये क्वेश्चन तो चलो लिखा हुआ है, बट मैंने आपको पिछला बता दिया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 3.6% से 6% हो गई, पॉवर्टी में रिडक्शन हो गया. तो इसका मतलब अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी मतलब आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छा आप खा पाओगे, अच्छा आप पहन पाओगे, एजुकेशन ले पाओगे, एक्सप्लॉइट नहीं होगा आपका भाई. तो ये सब चीजें आपकी करेक्ट है. एक्सप्लेन एनी 3 मेजर रीजंस फॉर अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया. मेजर रीजन क्या है? वन इज द हिस्टोरिकल रीजन. शुरू से इकोनॉमी को हमारी को दबा के रखा गया, ये रीजन है, ये रहा. सेकंड थिंग इज लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. भाई इंडस्ट्रीज नहीं है, हमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बना के रखा गया. कॉलोनिस्ट टाइम पे हम उनका सामान खरीदते थे अपने यहां से माल बेच के. ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. हमारे लोग आज भी खेती में, लोग गांव से अगर पढ़े लिख के पैसा होता तो शहर में आते,
नहीं था, इसलिए खेती पे ही अपना बर्डन दे रहे हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपने देख ही लिया, महंगाई का। अनएम्प्लॉयमेंट आपने देख ही लिया, वो रीजन अल्टीमेट पॉवर्टी का होता ही है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चैप्टर, यानी कि ये पूरा चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बच्चों, है ना। और बाकी ये रहा कि भाई साहब अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली तारीफ कर सकते हो, तारीफ करोगे थोड़ा सा दिल हमारा भी खुश हो जाएगा, खून बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और क्या, है ना। तो जो चीजें समझ में आई उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। नहीं समझ में आई है फिर बताओ, फिर से डाउट सॉल्व करेंगे। और कितना % मजा आया भाई इस क्लास में बताना जरूर। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगला स्प्रिंट सीजन में आने वाला जो लेक्चर है वो और धमाकेदार और मजेदार होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।